हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम, मिक्स्ड प्रॉब्लम और थोड़े थोड़े टफ प्रॉब्लम, जिसको आप कह सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वैसे प्रॉब्लम। जैसे अभी तक हमने देखा नहीं है, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम है आपके स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। जैसे एक प्रॉब्लम आती है जिसमें हमें एक पॉइंट दिया रहता है और किसी लाइन के करस्पॉन्डिंग उसका मिरर इमेज फाइंड करना होता है। इस लाइन को मिरर मानते हुए इसका मिरर इमेज फाइंड करो, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है। तो इस पे भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आज की इस वीडियो में। जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे, जितने टॉपिक है और वैरायटी ऑफ जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, सब हम लोग आज देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो के बाद आपका जो स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा 11th क्लास के NCERT बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो आज की इसकी वीडियो के बाद आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कमेंट मी, आई श्योरली हेल्प। ओके, तो आज का हम लोग पहला सवाल देखते हैं। आज का मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है कि क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively। क्या करना है हमें कि इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है ऑन द एक्सेस, मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सेस की, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा है वो इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा होता था, तो इसका सोल्यूशन पार्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इंटरसेप्ट हमारा ये होता था, तो हम मान लेते हैं कि ये और ये दो इंटरसेप्ट है। ठीक है, एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें ये कहा क्या दे रखा है कि सम क्या है, पहला वाला सम है और प्रोडक्ट दूसरा वाला है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लगा हुआ। तो मतलब a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1 और a इंटू बी की वैल्यू -6। ये हमारे पास पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, अच्छा, तो a प्लस बी और a भी पता है, तो हम एक काम कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -4ab, तो क्या आ जाएगा टोटल -4 और +2, तो आ जाएगा आपका हमारा -2ab। ठीक है, तो अब मैं देखूं इसमें, तो अब क्या आएगा तो इसको हम लोग a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू हमें a प्लस बी पता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, -4 इंटू -6, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 24 इक्वल्स टू अंडर रूट 25, ये 5 आ गया। तो मतलब हमें a माइनस बी की वैल्यू 5 आ गई और a प्लस बी की वैल्यू 1 थी। ठीक है, एक्चुअली में ये 5 नहीं आएगा, ये हमें ±5 आएगा। ठीक है, तो एक केस हम ये लेंगे और एक केस हम क्या ले लेंगे कि a माइनस बी इक्वल्स टू -5 और a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से अगर मैं इन दोनों ये इक्वेशन तो हमें पता है ना, ये यहाँ से फर्स्ट वाला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a बराबर 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो b की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 1 - a लिख सकता हूँ, तो मतलब 1 - 3 इक्वल्स टू -2। ये b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, और यहाँ पे देखो तो क्या आ गई, 2a बराबर -4, तो a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू जैसे ही -2 आई, हम यहाँ पे रख रहे हैं a की वैल्यू -2, तो 1 + 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो मतलब 3। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब उल्टा है। तो ये क्यों आ रहा है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये हुआ, अब मैं इस फॉर्म को मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। तो इक्वेशंस क्या हो सकते हैं, संभावित इक्वेशन क्या हो सकते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आता था वो क्या हो सकता था कि x/a मतलब 3 + y/,
-2 इक्वल्स टू 1, ये हो सकता था। एक इक्वेशन ये पॉसिबल है और एक इक्वेशन क्या पॉसिबल है, एक्स वाई बस उल्टा कर दो, -2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या आ जाएगा, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, और इसको करें तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा दो इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन पॉसिबल है। क्यों हमने दो इक्वेशन निकाला, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस कह रहा है क्वेश्चन में। इक्वेशंस तो मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही हमको क्लियर है कि एक से ज्यादा इक्वेशन में भी पॉसिबल कि एक से ज्यादा इक्वेशन आ जाए। तो हमने ये दो, क्यों है, रूट लिया था तो हमने प्लस माइनस कंसीडर किया, तो दो इक्वेशन आ गया, a माइनस बी का वैल्यू या तो 5 होगा या तो -5 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग कभी भी निगेटिव नहीं, तो मतलब स्क्वायर रूट, ये -5 का भी स्क्वायर करोगे तो -5 का भी स्क्वायर हमारा 25 ही आता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज है, आपको पता होगा। उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके दोनों को सॉल्व किया, तो ये ए बी का यूज हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे ए बी का यूज हमने यहाँ पे किया है, उसके कारण हम a माइनस बी की वैल्यू निकाल पाए हैं। तो हमारे पास दो a की वैल्यू आई, एक b की वैल्यू -2 आई, फिर एक a की वैल्यू -2 और एक b की वैल्यू 3 आ गई। तो मतलब ऐसा क्यों आ रहा है, आप ध्यान से देखो, हमने क्या कंसिडर किया था कि एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमें जो कंडीशन है a प्लस बी मतलब सम ऑफ इंटरसेप्ट, पहले कौन सा इंटरसेप्ट है हमें को क्लियरिटी नहीं थी इस क्वेश्चन में कि एक्स इंटरसेप्ट, तो हमें दोनों के कंसिडर करना पड़ा, इसलिए हमारे पास दो इक्वेशन आए, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन देखें तो ये इजी ही प्रॉब्लम था, बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है इसके कारण हो सकता है कि आपको ये थोड़ा माइट भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, बट स्टिल दिस इज अ इजी प्रॉब्लम। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो इजी ही प्रॉब्लम है। हमें बस ये वाला चीज पता होना चाहिए कि हम a प्लस बी और ए बी हमें दिया हुआ है, तो हम a माइनस बी तक कैसे पहुंचे, उसके बाद ये क्वेश्चन काफी सरल हो जाता है। और ये इसका दो आंसर भी आते हैं, हमारा क्वेश्चन मतलब सेटिस्फाई हो गया हमारा कंडीशन, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाता है, जिसके कारण ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के कारण ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा उच्चतम श्रेणी में आ जाता है। जैसे कहा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखिए सोल्यूशन अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, ऑरिजिन से। मतलब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, d इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस ऑफ c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, डिराइव भी किया था इसको, ठीक है। तो इसका यूज करना है, तो पहले हमें दो पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम लोग लाइन ज्वाइनिंग लिखेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा कि y माइनस y1 साइन थीटा में रख रहा हूं इक्वल्स टू स्लोप होता था, तो 2 पॉइंट का स्लोप हम लोग कैसे लिखते थे, साइन ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ थीटा, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई cos फाई माइनस cos थीटा x2 माइनस x1, ठीक है, आसान है। इसको क्या करेंगे फिर x माइनस कॉस ऑफ थीटा, x माइनस x1 होता था तो cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री विल कम इनटू द पिक्चर। साइन फाई माइनस साइन थीटा, ये याद है फॉर्मूला पढ़ाए थे हम लोग, ये cos फाई माइनस cos थीटा, साइन सी माइनस साइन डी, cos सी माइनस cos डी, ये सब फॉर्मूला था। तो हम लोग इसको ऐसे पहले देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है और कैसे इसको सिंप्लीफाई। तो ये सिंपल फार्मूला का ही यूज है। इसका जो आपका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 2 साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस फाई प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। ये हमारा आता था साइन फाई माइनस साइन थीटा। अगर आप फार्मूला भूल चुके हो तो जाके आप ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ मैंने इन सबको डिराइव करके भी दिखाया है। अब यहाँ आप देखोगे नीचे वाला ये, तो ये cos फाई माइनस cos थीटा, cos सी माइनस cos डी, तो इसमें क्या आता था हमारा -2 आता था, -2 यहाँ पे आता था। उसके बाद जो पहला टर्म आता था क्या आता था, साइन ऑफ प्लस के प्लस वाला 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू, फिर क्या आता था हमारा, अगेन cos वाले दोनों नेगेटिव रहते थे ना, तो ये साइन ही आ जाता था, साइन ऑफ 5 माइनस थीटा बाई 2,
ठीक है। और ये तो हमारा अभी x माइनस कॉस थीटा एज इट इज चल रहा है। तो इसमें जो है ना, इस क्वेश्चन में इक्वेशन लिखना ही है, बस एक टीडियस टास्क है। तो ये 2 से ये 2 खत्म, ये से ये खत्म। अब ये आप ध्यान से देखो तो ये हमारा माइनस इधर आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू वाई माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला चीज़ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 बाई 2। थीटा प्लस में लिखो तो थीटा प्लस 5 या 5 प्लस थीटा लिखो तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू वाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, y का टर्म आ गया ना, तो x वाला को भी इधर ले आता हूँ। x वाला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू ये x आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो तो ये माइनस में है और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, प्लस क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 5 बाई 2 इक्वल्स टू 0। आप ध्यान से देखो, ये जो है हमारा इक्वेशन है या नहीं है, ये जो है इतना लंबा, आप ध्यान से देखो, ये तो कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट। ये फॉर्मेट क्या है, ए एक्स वाला टर्म देखते हैं, प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट है कि नहीं। एक्स का आगे कुछ कांस्टेंट, वाई के आगे कुछ कांस्टेंट, प्लस इतना बड़ा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा कुछ है फॉर्मेट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि अब हमें उस समय इक्वेशन चाहिए होता था ना। तो देख लो, ये जितना लंबा फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इसमें डालेंगे तो हमको कहाँ से डिस्टेंस निकालना है, ऑरिजिन मतलब 0,0। तो 0,0 जैसे ही रखेंगे तो ये दोनों पॉइंट तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस क्या आएगा, हमारा जो डिस्टेंस d अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, हम अगर जो डिस्टेंस d लिखेंगे तो क्या आएगा, हमारा ऑरिजिन वाला है तो x और y तो 0 हो गया, तो ये दोनों को तो लिखने की जरूरत नहीं, केवल ये हमारा क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू साइन, सॉरी यहाँ प्लस साइन बीच में है, साइन थीटा प्लस 5 बाई 2, ये मॉड्यूलस साइन, और क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये क्या चीज है, ये अगर हम 1 मिनट के लिए आप लेट कर लो, 1 मिनट के लिए कि थीटा प्लस 5 बाई जो 2 है वो अल्फा के इक्वल है, तो ये क्या साइन ऑफ अल्फा लिखा हुआ है और ये क्या कॉस ऑफ अल्फा लिखा हुआ है। इन दोनों का स्क्वायर करके आप बीच में एडिशन का साइन लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो मतलब ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है। मैंने एक बार में समझा दिया, ये 1 है। क्यों, क्योंकि जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, और स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन तो कंसीडर होगा नहीं। तो हमारा d इक्वल्स टू क्या आ गया, मॉड्यूलस। अब ये ध्यान से देखो, एक फार्मूला है, ये कुछ फार्मूला की तरह लग रहा है। आप देखो, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यही होता था ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये होता था हमारा। कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा ये होता था, कॉस ए कॉस बी। तो आप ध्यान से देखो, ये थीटा 5/2 थीटा, ये तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, थीटा माइनस थीटा प्लस 5/2, ये हुआ, कह सकते हैं। तो यहां से हमारा जो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ये 2 थीटा माइनस थीटा, तो आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 5/2, ये हमारा हुआ आंसर कंसोलिडेटेड फॉर्म में।
मतलब हमारा जो आंसर आएगा क्या, एकदम हम एकदम लास्ट तक कंडेंस किए आंसर को, एकदम लास्ट तक कंडेंस करना है हमेशा। हमेशा जो आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आपको करना है, ताकि आपको जो मार्क्स कटने की जो आशंका है वो बहुत कम हो जाए। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। क्या किया हमने, ऑब्वियसली देखने में तो सिंपल क्वेश्चन था, बट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के यूज के कारण और थोड़ा ये यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। कोई खास और रीजन नहीं है। अगर मैं फिर से समझाऊं तो क्या किया हमने, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज किया। 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये करते थे। तो ये हमने बस यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज किया। सिंपल फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, याद नहीं है तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, ये वाले टर्म को इधर लेके गए, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन चला। इसको आप 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ये जो चीज़ है इधर 1 मिनट के लिए आप इसको भूल जाओ, इससे कोई अभी लेना देना नहीं है। तो उसके बाद क्या किया कि इसको बस सिंप्लीफाई किया, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उस टर्म में हम लोग लिख के ले आए, x के साथ सम कांस्टेंट, y के साथ सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमने इस फार्मूला का यूज किया। ये फार्मूला देखो आपको क्वेश्चन एक चीज को इजी बना देता है। ऑरिजिन से है तो ये x और y 0 हो गया, तो ये खत्म, केवल कांस्टेंट टर्म आएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि सेम आर्गुमेंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे होंगे नीचे, तो इसका मतलब क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा होगा, तो 1 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये कॉस ए माइनस बी रिकॉग्नाइज करना है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा कॉस 5/2, साइन थीटा साइन 5 प्लस थीटा/2। तो हमने देखा कि ये कॉस ए माइनस बी का डायरेक्ट फार्मूला है, तो इस पे बस सिंप्लीफाई किया, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस ट्रिग्नोमेट्री के यूज के कारण थोड़ा टीडियस हो जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि इफ 3 लाइन्स व्हिच इक्वेशंस आर y equals to m1x plus c1, y equals to m2x plus c2 and y equals to m3x plus c3 are concurrent। concurrent का अर्थ क्या होता है, concurrent का अर्थ, concurrent मतलब सेम पॉइंट से पास करने वाला। अगर कोई लाइन ऐसे है, इस पॉइंट से पास किया, कोई हम बोलते दूसरा लाइन ऐसे है, कोई तीसरा लाइन मतलब कोई तीसरा लाइन ऐसा है कि उसी पॉइंट से पास कर रहा है, ये तीनों लाइन हुआ ना, कंकरेंट लाइन हुआ, मतलब सेम पॉइंट से तीनों लाइन पास कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कंकरेंट लाइन का। देन सो दैट दिस, ये जो m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 दिया है, ये हमको प्रूव करना है। ये कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल है, हमको उसके बारे में चिंता नहीं करनी है कि ये क्या दिया हुआ है, हमको बस अपना काम करना है, कंकरेंट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन पार्ट अगर हम देखें तो क्या है कि 3 लाइन दिया हुआ है हमारे पास, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, y इक्वल्स टू m3x प्लस c3, इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। करना क्या है क्या कीजिए आप कि हमको ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट हम पॉइंट निकालने के लिए हमको तीनों लाइन चाहिए क्या, नहीं, 2 लाइन से हम पॉइंट निकाल सकते हैं, जहां पे वो क्रॉस कर रहा होगा तीसरा लाइन को वहां से पास करा देंगे, तो हमारा कंडीशन आ सकता है। मतलब क्या है कि इन 3 पेयर में या तो पहला दूसरा, या तो दूसरा तीसरा, या तो पहला तीसरा, किसी 2 का सिलेक्शन करके, किसी भी 2 एक पेयर, मतलब 2 मतलब एक पेयर, एक जोड़ा हुआ ना, तो किसी भी एक पेयर का सिलेक्शन करके, किसी भी एक पेयर ऑफ इक्वेशन का सिलेक्शन करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, और जो बच गया जिसको सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं किए थे उसको क्या करेंगे, उस पॉइंट से पास कराएंगे। तो मतलब हम 1 और 2 का करते हैं, तो हम 1 और 2 का करने के लिए क्या करते हैं, 1 में से 2 को घटा देते हैं, मतलब 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं, ठीक है, 1 माइनस 2 करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ऑफ x प्लस c1 माइनस c2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। देख लो ये इधर जाएगा ना, तो c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x को हम 1 में रख देते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस x को क्या करेंगे, पुट x इन 1। तो इस x को 1 में हम जैसे ही रखेंगे तो क्या हमारा y आ जाएगा, y इक्वल्स टू m1 x की वैल्यू क्या है, c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 प्लस c1, ठीक है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, m1 c2 माइनस m1 c1 m
M1 C2 माइनस M1 C1 डिवाइडेड बाय ये M1 माइनस M2 है, तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई मतलब ऐड कर देते हैं इसको एक ही साथ, तो आगे क्या हो जाएगा प्लस M1 C1 माइनस M2 C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। सिंपल। अब हम लोग क्या y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो M1 C2 माइनस M2 C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। तो हमें जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिला, हमें जो ये वाला जो पॉइंट हमें मिल गया ना, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हमें जो पॉइंट मिला C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2, और दूसरा पॉइंट क्या मिला M1 C2 माइनस M2 C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। ये दो पॉइंट मतलब ये पॉइंट हमको मिला एक, ये मान लेते हैं ये P पॉइंट रहा होगा। तो अब हम क्या किया, सपोज करो ये L1 है और ये हमारा L2 है, तो L1 और L2 को सॉल्व किया तो हमारा ये पॉइंट मिला, तो L3 भी तो इससे पास कर रहा होगा इसी पॉइंट से, तो बस 3 में ये पॉइंट को पास करा देते हैं। तो इक्वेशन 3 में जैसे ही इस पॉइंट को रखिएगा तो y के जगह हम ये रखेंगे M1 C2 क्या लिखते हैं फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन से क्या है y के जगह हम ये पॉइंट रखेंगे M1 C2 माइनस M2 C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 इक्वल्स टू M3 x के जगह क्या रखेंगे C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 प्लस C3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं M1 C2 माइनस M2 C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा M3 C2 माइनस M3 C1 प्लस C3 M1 सॉरी, अगर हम पहले M को लिख रहे हैं तो हर जगह M ही लिखेंगे, तो M1 C3 आएगा, C3 M1 लिखो, M1 C3 लिखो, बात एक ही है। माइनस क्या आ जाएगा M2 C3 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। ठीक है, तो नीचे M1 माइनस M2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। आप ये देखो कि M1 C2 माइनस M2 C1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कोई एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, M2 C3 है, M1 C3 है, M3 C1 है, M3 C2 है। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे इस तरफ जो टर्म आया है मैं इस तरफ कर लेता हूँ सारे को, तो M3 ये माइनस वाले को पहले करता हूँ, तो ये प्लस में क्या आ जाएगा M3 C1 और प्लस में M2 C3 आ जाएगा, और फिर माइनस में ये M3 C2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस M1 C3 आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ M1 और यहाँ M1, तो M1 कॉमन लिया हमने, पहले M1 का टर्म है इसलिए हम M1 जो आना होगा अपने आप आएगा, C2 माइनस C3 आ रहा है, क्या हमें याद आना था C2 माइनस C3 आया। अब यहाँ M2 का टर्म देखो, M2 यहाँ है और कहाँ है M2 यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ से हमने प्लस M2 कॉमन लिया, तो प्लस M2 मतलब क्या C3 माइनस C1 M2 आया। बस हम लोग कॉन्सेप्ट को बस फॉलो कीजिए, आंसर अपने आप प्लस M3 कॉमन लेंगे। M3 का टर्म प्लस वाला कहाँ है खोजिए, यहाँ है M3, तो C1 आ जाएगा और माइनस C2 आ जाएगा 0। क्या प्रूफ करना था, आया हमारा, ये देखिए यही चीज को प्रूफ करना था। हमने इसमें कंकरेंट लाइन का बेसिक कंसेप्ट यूज, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। 3 इक्वेशन थे, किसी 2 को मैंने सॉल्व किया, 2 को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लिया। बेसिक सॉल्व कैसे करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे, बस दोनों को घटा के पहले x की वैल्यू निकाल ली, वो x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, y मिल जाएगा, तो x और y मिल गया। तो क्योंकि ये लाइन कंकरेंट है तो तीसरा लाइन भी इस पॉइंट से पास करेगा, तो तीसरे में बस इस पॉइंट को रखा, हमारा जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो ये एक तरह से इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है ये। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, एकदम आसान है। अगर आप क्लियर कैलकुलेशन करते चलोगे तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिक कंकरेंट लाइन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब अगला सवाल हमारे बोर्ड पे क्या है, हम पढ़ते हैं उसको, फिर समझने का प्रयास करते हैं। क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 7y + 5 = 0
ये हमको एक लाइन दिया हुआ है फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 अलोंग द लाइन 2x - y। ये क्या है हम लोग समझते हैं, मैं समझाता हूँ। इसका सोल्यूशन पार्ट हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। कैसे समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ये कोई लाइन है स्पेस में 4x + 7y + 5 = 0। ये कहीं जा रहा है इन्फिनाइट, मतलब ये लाइन है। अब क्या कर रहा है कि ये पॉइंट है हमारा 1, 2 मान लेते हैं, ये पॉइंट है 1, 2, ठीक है, ये पॉइंट। तो इससे हम अगर इतना ही क्वेश्चन देखें, मान ये क्वेश्चन को हम लोग अभी एक्सक्लूड कर देते हैं, इधर का पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो इतना पढ़ के हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इससे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हम लोग क्या पढ़े थे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस पढ़े थे वो ये था, वो हमारा ये डिस्टेंस था। लेकिन अब ये डिस्टेंस होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता, लेकिन अगर क्वेश्चन में अलोंग द लाइन 2x - y नहीं लिखा होता तो यही होता। तो अलोंग द लाइन 2x - y लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो 2x - y लाइन है और 1, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, आप चेक करो जो पॉइंट दिया हुआ वो उस लाइन पे जरूर लाई कर रहा होगा। तो क्योंकि x के जगह अगर मैं 1 रखूँ तो 2 - 2 = 0, सही है। मतलब 2x - y जो है वो 1, 2 से पास करेगा, सिंपल है। ऐसे है, ऐसे कुछ पास कर रहा है। ये कौन सा लाइन है, ये हमारा 2x - y = 0 है। ये लाइन है y = 2x या 2x - y लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सही से लिख देता हूँ, 2x - y = 0, ये लाइन है हमारा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है और ये, अब हमको इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब क्या, ये पॉइंट जहां पे ये लाइन कट कर रहा है, ये 1, 2, ये दूरी हमको फाइंड करनी है। ये वाली दूरी, ये जो दिख रही है ये वाली दूरी कैसे फाइंड करेंगे। तो हमको ये पॉइंट चाहिए और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। 2 पॉइंट हमको पता है तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला। तो ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q। तो Q निकालना क्या है हमारा, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि ये लाइन 4x + 7y + 5 = 0 हमें पता है ये लाइन। तो ये लाइन और ये लाइन का सोल्यूशन ही तो है। मतलब कि y = 2x और 4x + 7y + 5 = जो 0 आएगा, इन दोनों लाइन का सोल्यूशन है। तो y के जगह 2x रख देते हैं, तो ये 4x + 14x + 5 = 0। तो 14 × 4 = 18x = -5। तो x = -5/18, x की वैल्यू -5/18 आ गई। तो y = 2x था, तो ये आ जाएगा -5/9। ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई। तो हमें q पॉइंट की जो वैल्यू क्या मिल गई, -5/18, -5/9। ये q पॉइंट मिल गया हमें। अब हमें क्या निकालना बच गया, हमें pq बच गया ना। तो pq हम आसानी से निकाल सकते हैं। pq क्या होगा, √2x1 - x2, तो मतलब 1 + 5/18 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 5/9 का होल स्क्वायर। काफ़ी आसान है ये कैलकुलेशन, आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन इस कैलकुलेशन को अभी हम लोग ऐसे करेंगे जैसे कि ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो 18 × 5 = 23/18 का होल स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 × 5 = 23, फिर से आ गया /9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये PQ है, इसमें से हम लोग 23, अब क्या कॉमन है, अंदर रूट के अंदर ही 23 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इतना कॉमन आ सकता है, 9 दूनी 18 स्क्वायर में चल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 1 आया। इसको हम रूट के जैसे ही बाहर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 23/9 और अंदर में क्या आ जाएगा √1/4 + 1, तो 1 + 1/4 मतलब 5/4। इतना बड़ा रूट देने की जरूरत नहीं है। तो 5/4 मतलब क्या 2, तो आ जाएगा 23√5/18, 9 × 2 18। ये इतना यूनिट हमारा डिस्टेंस आ गया। तो ये हमारा आया PQ। कैसे निकाले एक बार और मैं समझाता हूँ।
ये एक पॉइंट है, इससे हमको दूरी पूछ रहा है इस लाइन की, लेकिन वो दूरी नॉर्मल नहीं है, वो दूरी कैसी है कि इस 2x माइनस वाई लाइन के अलॉन्ग। तो पहले हमने चेक किया कि ये 1,2 जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, सेटिस्फाई हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2x माइनस वाई है और 4x प्लस 7y प्लस 5 है, इन दोनों का सोल्यूशन कर लेंगे। तो इन दोनों का सोल्यूशन करने से हमको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे लाइन दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। बस सॉल्व किया हमने दोनों लाइन को, बस y इक्वल्स टू 2x इसमें रख दिया, y की जगह 2x, x की वैल्यू -5/18, तो y की वैल्यू क्या थी 2 टाइम्स, जो भी आएगा x को 2 किया तो -5/9 हमें पॉइंट मिल गया। तो अब हमें क्या PQ की डिस्टेंस ही ना, क्योंकि Q जो है इस लाइन के अलॉन्ग है और P भी इस लाइन के अलॉन्ग है, तो PQ निकाल दिया, सिंपल डिस्टेंस निकाल दिया। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, 23√5/18 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि डिस्टेंस तो हम लोग अगर नहीं ध्यान से पढ़ते, अलोंग द लाइन का कॉन्सेप्ट के कारण जो होता है ना, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि अलोंग द लाइन, किसी लाइन के अलोंग कैसे आप डिस्टेंस निकालें। तो बस उसके लिए लिया कि क्या करना है कि पहले वो चेक करो पॉइंट, और फिर जो इंटरसेक्शन है उन दोनों के बीच की दूरी ही पूछ रहा है वो बेसिक। तो क्वेश्चन बस केवल लैंग्वेज में आपको फंसा सकता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट भाई जितना मैंने पढ़ा है उतने के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत पहले का कॉन्सेप्ट लग जाता है किसी किसी क्वेश्चन में, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, बट स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है जितना मैंने पढ़ा है उतना के अंदर ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप ये देख पा रहे हो। ठीक है, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट को चेक करते हो, मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया है। प्लेलिस्ट में आप देखोगे कि सारे स्ट्रेट लाइन के जो सारे सीरीज के जो वीडियो है वहाँ अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो और स्ट्रेट लाइन को सीख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल जो मैंने बताया था क्या, इमेज फाइंड करने वाला। मैंने क्या वीडियो के शुरू में बताया था कि एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और एक लाइन दिया हुआ रहेगा, तो इस लाइन को मिरर मानते हुए, जैसे मिरर दर्पण में क्या होता है, कोई पॉइंट होता है तो उसी पॉइंट के जस्ट पीछे, उतना ही पीछे हमारा वो क्या प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया। ठीक है, तो क्या है कि इमेज ऑफ द पॉइंट, ये 3,8 एक पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी का हमको इमेज बनाना है, मिरर इमेज फाइंड करना। ये मिरर का इक्वेशन है, ये मिरर का इक्वेशन है, तो समझ लो मैथ और फिजिक्स दोनों है यहाँ पे। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। तो सोल्यूशन हमारा पहले इसका फोटो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर। तो ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन है, क्या है x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 का लाइन है। ये हमारा मान लेते हैं, ये P हमको पॉइंट दिया है, क्या दिया हुआ है 3,8 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ Q जितना ऊपर है ये एक्जैक्टली इसके ही एकदम इतना ही नीचे बनेगा, यहाँ हमारा Q जो भी है हम A, B मान लेते हैं। ठीक है, A, B मान लेते हैं। आप ध्यान से देखो कि हमेशा जो मिरर रहता है और जो इमेज और उसका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या एक मतलब परपेंडिकुलर होंगे, तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कोई शंका वाली बात इसमें नहीं है, कोई शंका नहीं है। ये जब 90 डिग्री हो गया तो आप ध्यान से देखो, हम PQ लाइन का स्लोप डिफाइन कर सकते हैं क्या। स्लोप क्या होगा, M ऑफ PQ क्या होगा, B-8 डिवाइडेड बाई A-3 होगा। और स्लोप हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस लाइन का स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होना चाहिए, मतलब PQ का जो स्लोप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका स्लोप हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/3x प्लस 7/3। तो मतलब यहाँ स्लोप क्या है इस लाइन का, -1/3। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, मतलब जो B-8 डिवाइडेड बाई A-3 और इंटू -1/3 जो होगा, इसका वैल्यू -1 आना चाहिए, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो इसको हम लोग सीधा कह सकते हैं कि B-8 बाई A-3 का जो वैल्यू होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो मतलब B-8 इक्वल्स टू 3A -9, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3A माइनस बी इक्वल्स टू 1। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, 3A माइनस बी इक्वल्स टू 1। क्यों, 3A को इधर लेके गए, इधर +9 -8 तो 1, तो 3A माइनस बी इक्वल्स टू 1। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमने तो यहाँ से एक इक्वेशन A और B में निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, A और B का वैल्यू। तो A और B का वैल्यू हमको क्या चाहिए, तो एक और A और B के फॉर्म में इक्वेशन। तो आप ये बताओ कि ये जो पॉइंट रहेगा ये बीच एकदम लाई करेगा, एकदम बीच लाई करेगा। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से इसका अगर ये R मान ले तो हम क्या लिख सकते हैं, A + 3/2 और B + 8/2।
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बहुत ही आसान है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है हमारा, तो a प्लस 3/2 b प्लस 8/2। अब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, दोनों इस पे मिरर वाला लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इसको बस मिरर वाला लाइन में पुट कर दीजिए। x प्लस 3y इक्वल टू 7, a प्लस 3/2 प्लस 3 टाइम्स b प्लस 8/2 इक्वल्स टू 7 कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस 3 प्लस 3b प्लस 24 इक्वल्स टू 14। तो a प्लस 3b इक्वल्स टू -13, -13 आ जाएगा ना, 24 माइनस 14 क्या, -10 और -3 -13, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ध्यान से देखो, a प्लस 3b 3a माइनस b। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इस इक्वेशन में 3 का गुना लगाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 9 ऑफ a माइनस 3 ऑफ b इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन में बस 3 का गुना लगाया और ऐड कर दिया इसके साथ। तो जैसे ही ऐड किया हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये 9 है, तो 10 ऑफ a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10। तो a की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ 1 आ गई। a की वैल्यू जैसे ही माइनस ऑफ 1 आई तो -3 माइनस b इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -4। b की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। हमें चाहिए क्या था सर, a और b ही तो चाहिए था। तो हमारा ये जो पॉइंट आ गया, ये क्या आ गया, -1, -4। मतलब -1, जो -4 होगा वो क्या होगा, इमेज होगा। इमेज होगा, इमेज किसका, 3,8 का, किसके अकॉर्डिंग, मतलब किस मिरर के अकॉर्डिंग। तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 को मिरर मानते हुए अगर हम 3,8 पॉइंट को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा, वो -1,4 पे बनेगा। सिंपल। तो इससे हम लोग एक फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट भी डिराइव कर सकते हैं कि 3,8 कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो -1,4 पे बनेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया हमने, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का यूज किया, उसके बाद हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया, ठीक है, वो तो बेसिक है। उसके बाद और क्या एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि ये पॉइंट है, मतलब दोनों पॉइंट सिंपल है कि ये पॉइंट अगर इस लाइन पर लाई कर रहा है और ये दोनों कनकरेंसी पे है, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है, ये देखोगे तो ध्यान से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो x प्लस 3y को भी सेटिस्फाई कराएगा। तो वहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली दोनों इक्वेशन का यूज करके। दो रिलेशन था, दो वेरिएबल था, a और b दोनों का वैल्यू हमको मिल गया। आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर पाए। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इमेज निकालने का क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखाया ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए ना, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हो लोकस फाइंडिंग का ही क्वेश्चन है, बट दूसरे अंदाज में दिया हुआ है। लोकस क्या होता है कि किसी भी एक मूविंग पॉइंट को हम लोग लेते हैं, वो पॉइंट कुछ सर्टेन नियम के अकॉर्डिंग मूव करता है, तो वो पाथ ट्रेस करता है। तो वो पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, बट हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे फाइंड करना है। तो ये होता है लोकस, तो ठीक है। और हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट इसमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन टू अ पॉइंट। एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी, वो हम लोग यूज करेंगे। क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, हमको दिया हुआ, चलो पैरेलल है मान लिया। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके दोनों की इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि इन दोनों लाइन के जो इक्वी डिस्टेंस है, ऐसा पॉइंट, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, तो इन दोनों लाइन से जो लाइन का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ऐसा कुछ सीन है कि ये लाइन है पैरेलल है, चलो ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये तीसरा लाइन अगर मैं ले लूँ, ये वाला जो हमको फाइंड करना है, इस पे अगर मैं कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लूँ, तो जो दूरी यहाँ से इसकी है वही पॉइंट की दूरी यहाँ से होगी, तो मतलब इक्वी डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं सोल्यूशन पार्ट में, कंसीडर कर लेते हैं लेट h, k है वो बी अ पॉइंट ऑन द लाइन। किस लाइन पे, हमको जो निकालना है h, k, ये पॉइंट को मान लेते हैं। तो h, k से ये लाइन की दूरी और h, k से दूसरी लाइन की, मतलब एक लाइन की दूरी और इसकी दूरी दोनों इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मॉड्यूलस ऑफ लाइन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो 9h, x के जगह h प्लस 6k प्लस 7 इसका मॉड, इसको डिवाइड किससे करेंगे, √9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू
मॉड्यूलस ऑफ h कॉमा के, अब इसमें रखेंगे 3h प्लस 2k प्लस 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ 9h प्लस 6k प्लस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको भी हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको भी हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले ले तो 9 कॉमन ले ले तो क्या आ जाता है हमारे पास 9 प्लस 9 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास। स्क्वायर करने की बात बता रहा हूँ। और ये क्या हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 13, और ये आ जाएगा 3h प्लस 2k प्लस ऑफ 6। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 3 रूट 13 नीचे आ गया, और ऊपर में तो वही एज इट इज 9h प्लस 6k प्लस ऑफ 7 इक्वल्स टू 3h प्लस 2k प्लस ऑफ 6 मॉडुलस के साथ डिवाइडेड बाई 13। तो ये 13 से ये 13 गया, तो हमारे पास 9h मॉडुलस अभी चल ही रहा है इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3h प्लस 2k। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इक्वेशन हमको निकालना है। एक बात बताओ, मॉड्यूलस फटेगा तो प्लस और माइनस दोनों के साथ आएगा। तो केस हमारे पास यहाँ पर केस 1 में हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस को हम प्लस साइन के साथ खोलते हैं। 9h प्लस 6k प्लस ऑफ 7 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3h प्लस 2k प्लस ऑफ 6। मॉड्यूलस को हमने प्लस साइन के साथ खोला, तो ये देखो 9h प्लस 6k प्लस ऑफ 7 इक्वल्स टू 9h प्लस 6k प्लस ऑफ 18। तो ये 9h से ये 9h कैंसिल, 6 के से। तो यहाँ ध्यान से आप देखो, एक चीज़ हमने गलती कर दी, यहाँ -7 है ना, तो अभी खैर वो गलती के कारण हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बस यहाँ हर जगह -7 कर देंगे हम लोग। उस गलती के कारण अभी कुछ हुआ नहीं है, बस यहाँ पे -7 तो ये -7 इक्वल्स टू 18 आ रहा है। ये एब्सर्ड आंसर है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। -7 इक्वल्स टू 18 का कोई मतलब नहीं बनता है, ये क्या है एब्सर्ड। तो ये हमारा केस गलत है, हम प्लस साइन के साथ नहीं खोल सकते इसका मतलब। अब हम लोग केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या करेंगे कि हम लोग नेगेटिव साइन के साथ खोलेंगे। तो क्या आ जाएगा 9h प्लस 6k माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू, माइनस साइन के साथ खोल रहे हैं तो माइनस ऑफ 3h प्लस 2k प्लस ऑफ 6। तो ये क्या आ गया 9h प्लस 6k माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9h माइनस 6k माइनस 18। ठीक है, तब इस दोनों 9h और 9h इधर, तो 18h आ गया और प्लस 12k आ जाएगा क्योंकि 6k प्लस 6k, और इधर -7 उधर लेके चल जाएंगे, इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस 18 और -7, तो यहाँ पे प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया। अब ध्यान से देखो h कॉमा k क्या था, पॉइंट था इस लाइन पे। तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि h कॉमा k को h को x के साथ और k को y के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। h कॉमा k क्या था हमारे पास, h कॉमा k एक रैंडम पॉइंट लिए थे उस पे, हमने उसमें रिलेशन निकाल दिया। तो h कॉमा k के बीच का रिलेशन जो होगा, मतलब क्या k यहाँ पे y को रिप्रेजेंट कर रहा है, h यहाँ पे x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x और y के बीच का जो रिलेशन होता है वही तो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, गिवन बाय, कैसे लिखेंगे 18 ऑफ x प्लस 12 ऑफ y प्लस 11 इक्वल्स टू 0 आया। ये हमारा आया इक्वेशन। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया। ये लोकस फाइंड करने के समय h कॉमा के जनरली हम लोग मान लेते हैं, तो हमने मान लिया h कॉमा के यहाँ पे इस पॉइंट। अब क्या कह रहा है, जो कंडीशन दिया हुआ है उसका यूज किया कि दोनों ये जो पॉइंट होगा इस लाइन पे, ये जो लाइन है बेसिकली वो दोनों पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंट है तो इसका क्या मतलब कि इस लाइन पे एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट का दूरी इस लाइन से, उस पॉइंट का दूरी दूसरे लाइन से, दोनों इक्वल होगा। इक्वल करा दिए, बस कराते गए। तो यहाँ पे क्या आप दो केस आया कि या तो ये मॉड खुलेगा प्लस साइन के साथ, या तो ये मॉड खुलेगा माइनस साइन के साथ। तो प्लस साइन के साथ खोला तो एब्सर्ड आंसर आने लगा, तो इसका कोई रीजन नहीं बनता है।
केस 2 में गए तो माइनस साइन के साथ खोला तो हमें ये रिलेशन मिला, तो हम मान लेते हैं कि, तो हम क्या कह सकते हैं, एच और के बीच रिलेशन मिल गया। तो एच और के बीच रिलेशन ही तो चाहिए था हमारा लोकस, तो एच को एक्स से रिप्लेस किया, के को वाई से रिप्लेस किया, हमारा आंसर आ गया। हमारा ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया 18x + 12y + 11 = 0। ये जो लाइन होगी हमारी, ये जो बीच वाली लाइन है जिस पे एच को अकेला लाई कर रहा है और वो इक्वी डिस्टेंस है, दोनों लाइन, दोनों पैरेलल लाइन से, ठीक है। तो ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन के श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का भी यूज है और थोड़ा सा यहाँ पे देखना भी है, क्योंकि आप इतने पर करके अगर देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ये लगेगा क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर आपको सेकंड केस कंसीडर करना है। तो कंसीडर ऑल द केसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमें सिखाता है कि सारे केसेस को कंसीडर करना चाहिए, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो आ पाया है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं पढ़ता हूँ, द प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये एक पॉइंट दे रखा है हमें और एक ये पॉइंट दे रखा है। लाइन का इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो लाइन आप ध्यान से देखोगे तो x/a, मतलब इसको हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, इसको भी नीचे लिख सकते हैं, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म के फॉर्म में दिया हुआ लाइन, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं, और क्या हमें प्रूफ करना है, b² होगा, मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे उसका, और इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो दो परपेंडिकुलर, सपोज P1 P2 कहते हैं, P1 उस लाइन से, उस पॉइंट से डालेंगे इस पे, और P2 करेंगे इस लाइन से इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर, तो जो हमारा क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा वो b² की इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, कुछ और नहीं, ये जो लाइन है और ये पॉइंट है, तो ये दो पॉइंट है, सपोज कीजिए ये दोनों पॉइंट का जो ये परपेंडिकुलर अगर मैं डालता हूँ तो ये दोनों पॉइंट, एक P1 कह देता हूँ, एक P2 कह देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा P1 × P2, हमें प्रूफ क्या करना है, P1 × P2 जो होगा वो b² के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ये मैं छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम लाइन हमारा क्या है कि x/a cos of θ प्लस y/b sin of θ = 1। तो हमारा ये लाइन है, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं x/a cos θ प्लस y/b sin θ = 1। ये बस मैंने, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको क्वेश्चन में नहीं है, बस मैंने बताया कि ये लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे पहचाना, यहाँ 1 है इसी से पहचान लिया। तो खैर इसका हमको कोई यूज नहीं है, मैं बस ये आपको दिखाने के लिए चाह रहा था कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको मैं ध्यान से सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, b cos θx प्लस a sin θ y = ab आ जाएगा, हमारा लाइन =ab आ जाएगा। तो =ab को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -ab = 0, सिंपल। अब मैं P1 को क्या डिफाइन कर सकता हूँ, P1 जो होगा हमारा मॉड्यूलस ऑफ b cos θ इंटू फर्स्ट पॉइंट a² - b²। अब y के जगह 0 रखेंगे तो वो लिखने की ही आवश्यकता नहीं है, -ab डिवाइडेड बाई √ इस लाइन, तो b² cos² θ प्लस a² sin² θ, ये हमारा P1 है। हमारा P2 क्या है, सेम में -b cos θ है, √a² - b², क्योंकि हमारे पॉइंट है माइनस, तो ये माइनस साइन आ गया, और -ab डिवाइडेड बाई √b² cos² θ प्लस a² sin² θ, ठीक है। अब हमें बस क्या करना है, मैनिपुलेशन करना है। तो हम लोग क्या, हमारा P1 × P2 को हमको b² लाना है, तो बस हम देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो ये नीचे वाला तो मल्टीप्लाई होते होते ये क्या सेम चीज़ है, तो यहाँ क्या b² cos² θ प्लस a² sin² θ, ये हमारा आ गया। ऊपर वाला को हम देख लेते हैं एक बार, ऊपर वाला क्या है हमारा कि b cos θ √a² - b² माइनस ab। अब ये माइनस माइनस है, तो मॉड का साइन हमारा क्या कर देगा, इसको मॉड का साइन में लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, b cos of θ √a² - b² प्लस ab। मैं सीधा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मॉड का साइन है, सबको प्लस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब एक बात बताओ, ये आप देख रहे हो ध्यान से, x - y x + y सेम चीज़ है, तो x² - y²। तो P1 डॉट P2 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, b²
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें इस चीज़ का रूट माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका भी अभी मॉड चलेगा, डिवाइडेड बाय ये वाला चीज़ बी स्क्वायर, ये वाला पूरा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बस इसको बढ़ाते चल जाओगे ना तो बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो कैसे, P1 डॉट P2। अब ध्यान से देखो, इनमें से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर बाहर आ सकता है, ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर इंटू 1, तो 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा क्यों किया, आपको एक स्टेप बाद समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। P1 डॉट P2 अगर मैं निकालूं, देखो यहाँ से मैंने क्या किया था कि बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया था, तो ये क्योंकि हमें बी स्क्वायर चाहिए तो हम बी स्क्वायर कॉमन निकाल के देख लेते हैं। अब हमको क्या करना, बी स्क्वायर जब मैंने निकाल दिया तो ये जो टर्म बचा उसको इसके इक्वल लाना है, लेकिन देख रहे हैं कि माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस का साइन कैसे हटेगा, ये बी कॉस इसको या तो पूरा माइनस में आ जाए तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, तो पूरा ही माइनस में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर चाहिए, तो हमको यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक ही तरीके से जा सकता है यहाँ पर अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन ऐसा करें तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, तो P1 और P2 का जो डॉट है वो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ये अब क्या है कि माइनस ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों चीज़ जो क्या है, ये माइनस साइन है, मॉड उसको खत्म कर देगा, तो अगर मैं मॉड को खत्म करूँ तो ये सिंपल ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। मॉड है, मॉड में माइनस का मतलब नहीं बनता है, यहाँ माइनस रहता तो हम कंसिडर करते हैं, बट दोनों जगह माइनस है तो मॉड क्या उसको ओवरऑल पॉजिटिव, तो हमारा P1 डॉट P2 क्या बना देगा, बी स्क्वायर हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। P1 डॉट P2 बी स्क्वायर, तो हमारा P1 डॉट P2 जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल आ गया, हमने प्रूफ कर दिया। कहाँ से हम चले, मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। क्यों पूछा जाता है, एक तो ये कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस, यहाँ पे बहुत लोग सोच नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है। मॉड्यूलस को बहुत से लोग क्या करते हैं, बीच में मल्टीप्लाई होते होते मॉड्यूलस कहीं पीछे ही छूट गया, सीढ़ी पे ही रह गया, मॉड्यूलस कहीं सीढ़ी पे ही रह गया, वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के कारण जो है हम लोग कई बार इसको प्रूफ करने में असमर्थ रहते हैं। बट एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखो, हमारे एक लाइन दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इस पॉइंट से डाले तो P1 परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से डाले तो P2 परपेंडिकुलर मान लिया हमने। ठीक है, तो P1 की वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ax प्लस by प्लस c फॉर्म में। तो ax क्या हुआ हमारा, इसको कंसिडर किया तो b cos थीटा x प्लस a sin थीटा y माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ P1 हम लिख पाए आराम से, P2 भी लिख पाए, बस x के जगह वो पॉइंट को, y तो 0 था तो लिखने का कोई मतलब नहीं, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट। अब P1 इंटू P2 किए तो ये नीचे वाले का रूट खत्म, और फिर उसके बाद हम लोग मैनिपुलेशन करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे क्या किया हमने, बी स्क्वायर को कॉमन लिया, तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू 1 था, 1 को हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि हमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर चाहिए था, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर था तो उसको हटाने के लिए हमने कैंसिल किया, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखे। तो जैसे ही हटाया देखें कि ओवरऑल पूरा माइनस में आ गया, तो पूरा माइनस में रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस हमें क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, तो हम ओवरऑल कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा P1 डॉट P2 क्या आ गया, बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट स्टिल मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि आप अगर 1 से 2 बार इसको देखोगे, अगर कन्फ्यूजन होता है फिर भी आप इसको 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है बेसिकली इस क्वेश्चन में, बचा कुछ नहीं है। अब मैंने बहुत शॉर्टेस्ट वे में इसको सॉल्व करके दिखाया है। तो ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अब आज के इस वीडियो के
सबसे आखिरी क्वेश्चन से, आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ गए हैं अपने इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है, ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, जंक्शंस मीन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ, मतलब कि दो को स्ट्रेट पाथ है, ऐसा ऐसा कुछ पाथ है, ठीक है। यहाँ पे वो आदमी खड़ा है, वो इंसान खड़ा है, ठीक है। वो इंसान है कि क्या है पता नहीं, हैवान भी हो सकता है आज के ज़माने में। तो यहाँ पे वो आदमी खड़ा है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इसका इक्वेशन हमको दिया हुआ है क्या, 2x माइनस 3y प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। इसका भी इक्वेशन हमको दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या हम ये पॉइंट निकाल पाएंगे? बिल्कुल, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट, तो मतलब हमको बेसिकली पता है कि वो पर्सन कहाँ पे खड़ा है, वो पॉइंट हम निकाल पाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन, तो मान लो ये कहीं से ये ऐसे यहाँ पे लाइन जा रही है, इसका इक्वेशन हमको क्या दे रखा है, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इस लाइन, इस पाथ पे, इस रास्ते पे उसको पहुंचना है इन लीस्ट टाइम, कम से कम समय में पहुंचना है, कम से कम समय में पहुंचना है। तो कम से कम समय में पहुंचना है तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, परपेंडिकुलर, सबसे छोटा रास्ता। तो सबसे छोटा रास्ता इन द सेंस कि ऐसे अगर ये फॉलो करे, जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो, जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो तो वो वाला फॉलो करेगा, तो सबसे कम टाइम में पहुंचेगा। फाइंड द इक्वेशन, तो हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। इसका इक्वेशन बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे तो क्या हम लोग बता पाएंगे इसमें, आप ध्यान से देखो कि ये जो आदमी है ये यहाँ पे खड़ा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 4y माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 3y प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 2 से, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 8y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और इसको करेंगे 3 से तो 6x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो हम लोग माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये क्या प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 22, ये हो जाएगा 9 प्लस 8 17y, तो y इक्वल्स टू 22/17। तो y की वैल्यू 22/17 किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो 3x प्लस 4 इंटू 22/17, 3x इसमें रखने से बढ़िया है कि इसमें कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाएगा, 3x है ना, 3 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, इससे बढ़िया हम इसमें रख देते हैं। तो क्या है 2x माइनस 66, 22 इंटू 3 66/17 प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इस पूरे इक्वेशन में 2 को कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 33/17, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हमारा आ गया, 17 टू द -34 प्लस 33, तो -34 प्लस 33, तो ये क्या -1/17। तो ये हमको पॉइंट पता चल गया, ये हमारा पॉइंट क्या आ गया, -1/17 और 22/17। मतलब ये हमारा अगर P पॉइंट मान लेते हैं तो P का कोऑर्डिनेट ये है -1/17। तो यहाँ पे ये खड़ा है, हमको ये कोऑर्डिनेट पता है। अच्छा, ये लाइन पता है, तो इसके परपेंडिकुलर वाले लाइन पे हमको आना है। तो परपेंडिकुलर वाले लाइन पे हम आना है, तो इसके परपेंडिकुलर हम लाइन कैसे लिखेंगे, हम क्या बताए थे कि कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज, तो 7x और प्लस 6y, क्यों माइनस साइन था तो उसको प्लस कर दी, तो 7x प्लस 6y प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखेंगे। ये कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से, क्योंकि ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से बस पास करा देते हैं। तो c की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे, 7 इंटू माइनस ऑफ 1/17 प्लस 22 इंटू 6/17 प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम c की वैल्यू लिख पाएंगे क्या, 22/17 गुने 6, ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में क्या रहेगा 7/17। तो 22 इंटू 6 कितना होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा -132/17 प्लस 7/17। तो इसकी वैल्यू आएगी 132 माइनस 7 क्या आ जाएगी, -125/17। -125/17 c की वैल्यू आ गई, बस इसको यहाँ रख दो। तो 7x प्लस 6y माइनस 125/17,
इस फॉर्म में देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो 17 से मल्टीप्लाई करें तो 17 7 जा कितना हो जाएगा 19 119 x प्लस 17 इंटू 6 102 2y माइनस ऑफ 125 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ये हमारा इक्वेशन है, यही हमारा आंसर है। कैसे देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन कि आदमी जो है वो यहाँ पे खड़ा है इन दोनों पाथ के जंक्शन पे। तो जंक्शन मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आसान था, हमने बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है, नॉर्मल निकाल लिया। उसके बाद क्या कह रहा था कि लीस्ट टाइम में पहुंचना है, तो लीस्ट टाइम में पहुंचने के लिए हमको शॉर्टेस्ट पाथ लेना होगा, सबसे कम समय में पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता लेना होगा। सबसे छोटा रास्ता लेने के लिए क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये मतलब कि इन द सेंस इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो हमारा आएगा और इस पॉइंट से पास करेगा वही लाइन हमारा रास्ता होगा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखना था, तो हमने क्या किया कि कांस्टेंट की वैल्यू बस चेंज की। और क्या परपेंडिकुलर लाइन किसी लाइन के कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करो और यहाँ का साइन बदल दो। तो कोएफिशिएंट्स को हमने इंटरचेंज किया, 6x को 7x किया और y का कोएफिशिएंट को 6 किया और बीच में प्लस तो c। और क्या था कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट को पास करेगा सर्टेनली, क्योंकि इस पॉइंट से इसी पॉइंट को जाना ही है, तो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा ये वाला लाइन। तो सेटिस्फाई कराया तो वहां से c की वैल्यू -125/17 आ गई। c की वैल्यू, इस c की वैल्यू को बस यहाँ प्लग इन किया और उसके बाद क्या किया, इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज किया, हमारे को क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। ये थोड़ा सा एक वर्ड प्रॉब्लम है, रियल लाइफ का प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि एक आदमी है जंक्शन क्रॉसिंग पे खड़ा है, उसको शॉर्टेस्ट टाइम लेना है। तो ये सब थोड़ा सा, ये कहाँ से आता है, दिक्कत क्या है कि हम लोग की थिंकिंग के कारण ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। टफ नहीं है क्वेश्चन, हम लोग थिंक नहीं कर पाएंगे। लीस्ट टाइम में पहुंचना है तो लीस्ट टाइम में सबसे छोटा पाथ ही बेसिक चीज़ है, ये सब आपको सोचना होगा। ये सब बेसिक चीज़ है कि अब कैसे मैं करूँ कि कौन सा लाइन होगा। क्वेश्चन आसान है, एक बार आप इसको इंटरप्रेट कर लोगे तो काफ़ी आसान बन जाता है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमको ये पॉइंट पता है और स्लोप हमको, मतलब ये स्लोप भी पता है ना। बेसिकली पॉइंट स्लोप फॉर्म का भी यूज किया जा सकता था यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन का स्लोप पता है तो हम इसको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बता सकते हैं m1 × m2 - 1। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का भी यूज करके ये इक्वेशन लाया जा सकता था, लेकिन हम शॉर्टकट यूज किए क्योंकि हमको पता था ये होता है। परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं, तो बस c का वैल्यू निकाला, प्लग इन किया, आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे, और इस वीडियो के साथ हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर को भी कंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते थे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, उन सब को हमने कंसीडर किया है और लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को हमने लिया है इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में तो खास करके हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन थे और जो मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें थोड़े टिपिकल टाइप के होते हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, आप कह सकते हो कि एक लेवल अप होते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चन को हमने लेने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो के समझ में आएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।